लेकिन उसको आप लोग ढूंढने का प्रयास करिए। ठीक है, निश्चित आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा आज के इस वीडियो से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले साध्य और असाध्य व्याधि। नाड़ी देखा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो आपके पास आया, वह पेशेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, वह साध्य यानी ठीक होने वाला व्याधि है या असाध्य यानी जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वह पेशेंट जो अभी आपके पास आया है, अब आप नाड़ी देखने जा रहे हो लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है, पेशेंट एकदम स्थिति उसकी खराब है, सारे लोग रो रहे हैं, क्या होगा इसका। डॉक्टर ने, एलोपैथिक वालों ने तो कह दिया नहीं, अब आप घर में जाओ, माँ बाप जो है, आप बच्चे आप जो है इनकी सेवा करो, कुछ दिन के मेहमान है, ऐसा कुछ उन्होंने कह दिया। सबके दिल के धड़कने तेज हो रखे हैं, लेकिन चूंकि आप एक अच्छे नाड़ी परीक्षक हो तो इसके आधार पर आपने अच्छा नाम कमाया समाज में, तो अब आपके पास वो आ गए या आपको लेने के लिए आए। पहले बात तो एक द्रुत नाड़ी बोलते हैं, द्रुत नाड़ी बोलते हैं, उसके संदर्भ में ऐसे स्थिति में आपको अगर वो बुलाने के लिए आया, उस वक्त जब वो सामने आपके पास आया, दूत नाड़ी पता है आप लोगों को वैभव जी, जब वो व्यक्ति आया आपके सामने बुलाने के लिए कि सर आप जल्दी करिए, मेरे घर में ऐसे ऐसी बात है, आप चलिए जरा उनके नाड़ी को आप चेक करिए, तो उस समय देखना कि वह आदमी जब आपको कुछ बोल रहा था तो आसपास का माहौल, आवाज किस तरह का था। पहले जमाने में लोग बताया करते थे कि सामने अगर कौवा की आवाज आ रही है, किसी पक्षी की आवाज है, तो वो पक्षी किस तरह के जगह में बैठ करके बोल रहा है, सूखे पेड़ के डाली में बैठ के बोल रहा है, चहचहाट के साथ, विशेष करके कौवा के संदर्भ में। बहुत सारे हमारे यहाँ पर कौवा है नहीं, तो यहाँ ये युक्ति नहीं लगेगा, तो समझ लेना सूखी डाली में बैठा हुआ कौवा और बोल रहा है, इसका मतलब है अपशकुन है, नहीं ठीक हो सकता, हमारे पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। वो बंदा आ रहा है। पहले जमाने में क्या है कि लोग, एक होता है ना गागरी बोलते थे, उसको क्या बोलते हैं आशा कुमारी जी आपकी तरफ? उसको गागरी मीन जहाँ लोग उसमें जाकर के पानी लेकर के आते थे, दूर में जाकर के नदी से या टूटी से ऐसे पानी आता था, वहां से लोग, मटका टाइप का होता है इसके, स्टील का बना हुआ मटका जैसा, वही गगर गागरी, गगर गागरी, हाँ, तो गागरा, हाँ, तो ये भी एक मान्यता है कि उस वक्त अगर कोई लेडीज या कोई भी आदमी खाली गगरा को लेकर के अगर वो आया है, खाली है गगरा, जब वो व्यक्ति आपके पास आया तो भी हमें ये समझना है ये एक अपशकुन है। ठीक है, उसमें भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। शकुन और अपशकुन का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये मानने वाली बात है। उसके बाद जब आप रोगी के पास गए, शकुन अपशकुन तो हो गया, पहले दिमाग में रखा, वो आदमी जो आपके पास आया वो कहाँ अपना हाथ रख रहा है, अपने मस्तिष्क में रख रहा है, अच्छी बात है, छाती में हाथ रख रहा है, अच्छी बात है, बाकी दांत को चबाते हुए बोलता है, अपशकुन है, नाक के अंदर उंगली रख के बोल रहा है, अपशकुन है, अपने पीछे मल द्वार में हाथ रख के बोल रहा है, अपशकुन है। तो ऐसे कुछ चीजें। उसके बाद आप रोगी के पास गए, आपने उसका नाड़ी परीक्षण किया, चूंकि इसकी बड़ा ही क्रोनिक सीरियस कंडीशन है, तो आपने क्या करना, सबसे पहले कि यह पेशेंट मरेगा या नहीं, पहले तो यही देखना है ना, ये मरेगा या नहीं, या बचेगा या नहीं, इसको बचाया जा सकता है या नहीं। आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसकी अपने तीन उंगली उसके कड़ाई में रखा, उसके बाद उसकी जो वेग है वायु का, उसको देखना है 30 बार, क्रमशः 30 बार
एक लाइन से वो वेग आ रहा है कि नहीं। 30 बार अगर स्पाइक होती है, एक एक रिदम के साथ अगर स्पाइक बढ़ती है, वैसे भी वृद्ध अवस्था अगर होगा तो वायु हावी होगा, तो पक्की बात नहीं है, मतलब ये तो पक्की बात है कि उसके रिदम में इरेगुलर रिदम होगा ही, क्योंकि वायु इरेगुलर है, कफ और पित्त रेगुलर है। लेकिन फिर भी ऐसी मान्यता है कि 30 बार आपके उंगली में स्पाइक बरोबर आ गया, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, बहुत ज्यादा गैप के साथ नहीं आया, 30 बार आया, तो समझ लो कि रोगी को बचाया जा सकता है। स्वस्थाना च्यवनम यावत, ये संस्कृत में श्लोक है। स्वस्थाना च्यवनम यावत धमन्यम नोपजायते तदा तच्चिन्न सत्वेपि नासध्यत्वमिति स्थिता। ठीक है, स्वस्थाना च्यवनम, 30 बार उस धमनी में स्पाइक हो रही है, और वो जो स्पाइक हो रही है स्वस्थानम न च्यवती, अपने स्थान में जहां स्पाइक हो रही है वहां गिरता हुआ, यानी अटकता हुआ, काफी देर तक रुक करके फिर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा न होते हुए वहां धमनी स्पाइक हो रही है, समझ में आ रहा है 30 बार, समझ लो कि इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक करना ना करना है तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमें उस केस को लेना है। तदा तत् चिन्ह सत्वेपि, सत्वेपि तत् चिन्ह मतलब कि वह जो आदमी है, वो आदमी का शरीर का जो लक्षण है, हालांकि न असाध्यत्वम इति स्थित है, बिल्कुल असाध्य जैसा लग रहा है दिखने पर, भाई अभी मर ही जाएगा, आंखें भी वैसा हो रहा है, नाक मुंह सभी, लेकिन रेगुलर 30 बार स्पाइक हो रहा है, तो एकदम असाध्य दिखने वाला है, तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो जीवित हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 30 बार के स्पाइक में अगर स्वस्थान च्यवनम, स्पाइक होते हुए वह जो स्पाइक है बीच में ही टूट जाता है, गिर जाता है, रिदम में प्रॉब्लम हो जाती है, बल सही तरीके से एकदम बंद हो जाता है, तो फिर समझ लो कि ये बड़ा समस्या है। अब दूसरी बात है, अभी हमने ऊपर बताया साध्य नाड़ी, अब कुछ असाध्य के संबंध में बताएंगे। कुछ श्लोक है, पूर्व पित्त गतिम प्रभंजन गति श्लेष्माणमाभिप्रतिम, लिखना इसको, रिकॉर्ड में लगाया हुआ है, बाद में इसको लिख लेना। पूर्व पित्त गतिम प्रभंजन गति श्लेष्माणमाभिप्रति स्वस्थान भ्रमण मुहुर्विदतिम चक्रादिरूढ़ामिव। क्या बोलता है, पूर्व यानी तर्जनी उंगली में पित्त गतिम, जो तर्जनी का उंगली है वहां पर पित्त का स्पाइक हो रहा है, तर्जनी उंगली के नीचे, यानी V1 P3 K2 लिखिए जरा ऊपर एक लाइन में, V1 P2 K3। अब V1 V के जगह में नीचे लिखे V3, P के जगह में लिखे P1 और K के जगह में लिखे K2। गुरुजी और एक बार बोलिए। V1 P3 K2, ये प्रकृतिस्थ नियम है ना, वायु 1 है, K2 है, P3 है। अब देखो अगर यहाँ पर P3 दिखता है और V3 दिखता है, P1 दिखता है, तो क्या हो गया, वायु के स्थान में 3 यानी पित्त आ गया, और पित्त के स्थान में 1 यानी वायु आ गया। अब ये असाध्य हो गया। ये क्या हो गया, ये असाध्य हो गया, ये नहीं जिएगा। पित्त की उंगली में आपको V3 दिख रहा है, V1 होना चाहिए बट V3 हो गया, P3 होना चाहिए, P1 एकदम पित्त के स्थान में 1 है, लेकिन ये हमने जो जन्म प्रकृति दोष विकृति को देखा था उसके आधार पर बता रहा हूं। वायु का जो स्पाइक है वो सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ऐसे स्थिति में निश्चित बात है कि जो प्राण वायु वाली जो स्थान है वहीं पर स्पाइक होगा। क्या कहते हैं, पित्त जो है कि मिडिल फिंगर के मिडिल कर्वेचर में जरूर लगेगा ही शायद, लेकिन उसके अलावा और कहीं पर भी नहीं लग रहा है।
हर जगह वायु ही वायु लग रहा है, 3 उंगली के तीनों वायु बहुत ज्यादा तीव्र वेग में बढ़ा हुआ है। तो वायु जब बढ़ेगा तो धातुओं को क्षय करेगा, सुखाएगा और इकट्ठा करेगा प्राणों को, और उसके बाद स्वाहा। अब ये असाध्य हो गया। तीसरे नंबर में श्लोक है, क्वचिन मंदाम क्वचित तीव्राम त्रुटिताम वहते क्वचित क्वचित सूक्ष्माम क्वचित स्थूलाम नाड्य साध्य गति गतिम गदे गतिम। क्वचिन मंदाम, नाड़ी आपने पकड़ा, नाड़ी देखने बैठे, सारे लोग रो रहे हैं, हाय रे भगवान क्या होगा। नाड़ी में देखा क्वचिन मंदाम, कभी तो कफ के समान वेग 3 उंगली के नीचे एकदम मंद गति से आ रहा है। मंदगामी होते हुए अचानक क्वचिन तीव्राम, कभी एकदम फटाफट पित्त के जैसा स्पाइक दिखना शुरू हो गया। और त्रुटितम, कभी उसी बीच में अचानक इरेगुलर टूटता हुआ नाड़ी आपको दिखेगा, डिक 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 ढी, एकदम ऐसा जैसे कि सितार बजाते, अगर आपने कभी देखा होगा जब वो मींड खींचा जाता है तो कैसे स्वर को खींच करके लेके जाता है वो, इस टाइप से। तो जो तार का जो धमनी है, जब आप उंगली में देखोगे तो कल परसों यहाँ पर शान इंडिया आज पता नहीं कहाँ चले गया है, नहीं तो तार जो है, जो रिदम जो है वो ऐसा ही लगेगा आपको जैसे मोमबत्ती को जलाए हुआ है। और शान इंडिया आए नहीं क्या आज? नहीं आया शायद, चलिए। तो इस तरह से ना एकदम आपका जो रिदम है वो टूटता हुआ, एकदम मोमबत्ती के ऊपर के जो फ्लो है उसके समान ही एकदम लहराता हुआ, और फिर स्पीड से दौड़ता हुआ, एकदम बंद होता हुआ, क्वचित सूक्ष्म, हाँ जी, क्वचित सूक्ष्म। अब ये सभी चीजें एक साथ रिदम में दिखेगा कभी मंद हो रहा है, कभी बहुत तीव्र हो रहा है, जल्दी 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 दौड़ रहा है, दौड़ते हुए एकदम बैठ जाएगा और एकदम धीरे गति से, एकदम जो है कि एकदम सुई के नोक के समान प्रुट करके निकलेगा सूक्ष्म गति से, और जैसे ही आगे सुर करके निकलेगा ऊपर से एकदम क्वचित स्थूलाम, एकदम स्थूल यानी मोटा हो जाएगा, नाड़ी असाध्य गति गतिम। अब इस तरह के जो नाड़ी है वो वाकई में असाध्य है। ठीक है जी, ये तीसरे नंबर में आ गया। चौथे नंबर में है असाध्य लक्षणा प्रोक्ता पिछिला चाति चंचला। जो असाध्य है उसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि वह नाड़ी पिछिला, एकदम चिपकने जैसा होगा, उंगली लगाया तो पिछलतापन आपको महसूस होगा। अति चंचला, जहां आपको बहुत ज्यादा चंचलता उस नाड़ी में दिखने लगे। चंचलता मतलब कभी कांपता हुआ, कभी स्पंदन करता हुआ, तंतुवद, कभी एकदम जैसे सितार का जो तार है, क्योंकि यथा वीणा गदा नाड़ी के करके पहले हमने बताया है, कभी तो एकदम जैसे तार में झंकार होता है, गिटार को कभी बजाया हो, जैसे ड्रम को आपने कभी बजाया हो डंडे से, तो जिस तरह से वो झंकार होता है उसमें कुछ उस तरह से कांपता हुआ, स्पंदन करता हुआ अंगुली के नीचे आपको दिखेगा। तो ताम साध्यम बीजानीय नाड़ी दूरेण वर्जयेत, रावण, ये रावण के द्वारा लिखा हुआ है। इस तरह के नाड़ी जहाँ असाध्य है, तो जो कांपते हुए, स्पंदन करते हुए, तंतुवद यानी एक तार को जब खींचा तो किस तरह से वाइब्रेशन होता है उसमें, एकदम चंचल होता हुआ, पिछल लिया हुआ, कभी तेजी से जा रहा है, दौड़ रहा है, कभी मंद होकर के दौड़ रहा है, मंद होते हुए एकदम तीव्र गति से बढ़ता हुआ, बीच में टूटता हुआ, एकदम अचानक सूक्ष्म गति से एकदम मोटा सा सुई के तार के समान आगे बढ़ करके धीरे से एकदम स्थूल हो रहा है आगे जा करके तो ये सभी जो है असाध्य व्याधि का लक्षण है। ठीक है जी।
समझ में आया इसमें किसी को, या किसी को समझ में नहीं आया? अब हम जरा देखेंगे। हाँ जी, यहाँ किसी को आया समझ में या किसी को नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ? गुरुजी समझ में आया। ठीक है, अब हम जरा यहाँ पर अम्ल पित्त, अम्ल पित्त अगर किसी को हो तो किस तरह से नाड़ी दिखेगा, जरा इसको भी हम यहाँ पर समझा देते हैं। अम्ल पित्त को समझना बहुत आसान है। मान लीजिए ये कफ का, ये पित्त का और ये वात का 3 नाड़ी है। ये वात है, ये कफ है और ये पित्त है। ये सॉरी, ये पित्त है और ये कफ है। ओके, वात, पित्त और कफ। अब देखो तर्जनी, आपने क्या करना, अम्ल पित्त के लिए कागज में जरा लिखिए, नोट में आप लिखिए जरा, तर्जनी और मध्यमा के बीच में नाड़ी को दिखेगा। तर्जनी और मध्यमा यहां पर किस तरह से दिखेगा? ऐसा प्रतीत होता है जैसे छोटा सा बुलबुल जैसा, गांठ जैसा बिंदु मध्य में स्पर्श देता है, ऐसा लगेगा यहां पर ना, इस तरह से। ये जस्ट इस दोनों उंगली के बीच में, इस बीच में आपको स्पंदन दिखेगा अम्ल पित्त के व्याधि में। इस बीच में दिखेगा, ध्यान देना, ये कफ वाला उंगली, पित्त वाला, ये वात वाला। वायु और पित्त उंगली के जस्ट बीच आपको। गुरु वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा गुरुजी जो आप बता रहे हो। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं, आवाज आ रही है। एक सेकंड ना, दिख रही है। बड़ा बदमाश। हार्दिक रुक जा थोड़ी देर, शांत हो जा। हाँ जी, आप लोगों को किसको, चेतन जी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं, देख रहा हूँ मैं। आशा कुमारी मुझे दिखाई दे रहा है गुरुजी। हाँ, दिखाई तो दे रहा है जी। अजीत जी बोल रहे आपका हैं क्या? चेहरा दिखाई दे रहा है बस। क्या दिखाई नेम दे रहा है? लिस्ट में जा करके आपका चेहरा। अरे भैया, मैंने तो चेहरा ही बंद किया। आप कहाँ देख रहे भैया? आप किसी और को तो नहीं देख रहे? नहीं, नेम लिस्ट में जा करके और धर्म संदेश जो है ना उसको क्लिक कीजिए ना। क्या कीजिए मतलब? जो लिस्ट नहीं आता है सभी लोगों का, तो उसमें आपका 2 आईडी है ना, तो उसको जाकर क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा। मैं नहीं, ये जो अच्छा, सर जिनको अजीत दिख जी, नहीं रहा है। क्या हाँ करना आशा जी, क्या करना? जी, नेम लिस्ट है ना जहाँ पे संख्या दिख रहा है, अदर्स वाला, जहाँ पे संख्या दिख रहा है स्टूडेंट्स का, उस पे क्लिक करें। अच्छा, और वो हाँ, ये जिसमें, हाँ, फिर धर्म संदेश वाला जो है ना, उसमें जाकर क्लिक करें तो दिख जाएगा। ठीक है। मुझे वो फुल स्क्रीन करके देख रहे हैं अपना, वो फुल स्क्रीन हटा देंगे तो दिखेंगे आप। हाँ हाँ हाँ, अभी कोई मेरे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, आपके यहाँ से नहीं है, उनके यहाँ से है। वो फुल स्क्रीन किए हुए होंगे, वो पूरा कवर कर लिया है ना इनका। ठीक है, आशा कुमारी जी, शशिकांत जी, जरा अब देखिए जरा, अम्ल पित्त की व्याधि आपके आसपास में कोई, अगर आपके पास अम्ल पित्त रोग को लेकर के अगर आते हैं तो यहाँ पर जैसे आपने देखे होंगे कभी भ्रमर जैसा घूमता है ना, एक विचित्र सा, एक पूरा जमीन के मिट्टी हवा सभी कुछ चीजें उड़ा करके लेता है, ऐसे भ्रमर जैसा बनेगा। इस बीच में चक्रवात। हाँ, चक्रवात बोलते हैं जिसको। तो गोलाकार होगा, गोल जैसा एक बिंदु जैसा आपको यहाँ एक कुछ चीज दिखेगा, जहां पर गोलाकार जैसा, यहाँ पर घूमता हुआ महसूस होगा। अम्ल पित्त बड़ी आसानी से समझ में आने वाली नाड़ी का मतलब ये है, अम्ल पित्त है ये, इसका मतलब। आ गया समझ में? इसको जरा आप लोग प्रैक्टिस, आप लोग जरा अपना कैमरे को तो खोलिए ना। मैं पूरा 30 दिन तक कैमरे खोलने की रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन आप लोगों ने बड़ा निराशा किया, कभी नहीं खोल के आया आप लोग। समझ में आया? यहाँ पर आप लोग जरा करिए, जरा आप लोग एक बार प्रयास करिए। कफ पित्त और वात, पित्त और वात, इन दोनों उंगली के बीचों बीच यहाँ पर स्पाइक लगेगा, और जो स्पाइक लगेगा बीचों बीच लगेगा, उछलता हुआ, पित्त के समान उछलता हुआ, पित्त के जैसा स्पाइक होगा, उछलता हुआ स्पाइक लगेगा,
कुछ चक्रवात के समान घूमता हुआ, कुछ गोला गोला सा आपको इस दोनों के बीच में, ये उंगली को जरा इधर करोगे तो ये गोला इधर आ जाएगा, ये उंगली को थोड़ा इधर खींचोगे तो ये गोला जो है इधर आ जाता है। बहुत आसानी से समझ में आता है अम्ल पित्त को। मिडिल फिंगर को, अभी आपको अगर अम्ल पित्त नहीं है तो नहीं होगा, अदरवाइज जो अम्ल पित्त के रोगी है ना, वहां पर बस अभी तक देखो नाड़ी तो आपने सब देखा, बट क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर आपने इस रोग को समझ करके कभी आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया होगा, बट अब आप ध्यान दे देना, अम्ल पित्त आपको बेहतरीन समझ में आएगा। समझ में आया आप लोगों को? इसको आप लोगों ने नोट किया? गुरुजी व्याधि क्या होगा यहाँ पे? हाँ, माने किस व्याधि में ऐसा स्पाइक होगा ये? अम्ल पित्त, अम्ल पित्त, पित्त की जो अम्लता वाली जो गुण है वो जब बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो ये होता है। काय नाही मात्र ठीक है जी। अजीत जी बार बार आ रहे जा रहे, क्या चक्कर है? अब हम बात करेंगे सर्वांग, सभी हमारे शरीर में शीत प्रकोप का होना, पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर में एकदम वायु का प्रकोप आ जाता है, सभी शरीर एकदम है ना शीत गुण से भर जाता है, शरीर में अकड़न हो जाना, सभी शरीर एकदम कठोर हो जाना, ज्यादातर महिलाओं में ये व्याधि होती है। क्या करे? इन तीनों उंगलियों को एक साथ दबा दो, तीन उंगली को एक साथ दबाना है। यहां पर आपको जो नाड़ी दिखेगा ना, एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे कोई किसी कठोर तार के ऊपर, किसी कठोर तार के ऊपर आपने उंगली रखा है और वह जो तार है वो उछलता हुआ आपको महसूस होगा, बीच बीच में कठोर तार है और उस तार, वह जो तार है वो उठ ऊपर की ओर उछाल, हल्का सा उछाल मारते हुए जा रहा है, कठोर तार जैसा है और वो कुछ उछाल मारता हुआ सा जा रहा है। तो समझ लेना उसके शरीर में कठोरता, सर्वांग जो सभी प्रकार के जो शरीर जो है, शरीर में टाइटनेस बहुत ज्यादा होगा, अकड़न होगा, जपड़न होगा, बैठ करके जब उठेगा, लेटिन करके उठने में बड़े दिक्कत होगा उसको, बैठ करके उठे तो इधर उधर देखेगा, अरे बेटा थोड़ा सा हाथ दे दे मेरे को, उठा दे, जकड़न पूरी तरह से शरीर में। क्या दिया जाए? इसमें कुछ उष्ण प्रकृति के तेल, स्नेहन बढ़िया करना है और उसके बाद इसमें बढ़िया जितना हो सकता है स्वेदन करो, स्वेदन, क्योंकि शरीर में ना उस परमाणु को, कफ के परमाणु को पिघलाना है हमें, जितना हो सके उतना स्वेदन करो। तिल का तेल दे दो खाने के लिए, चिकना पदार्थ, क्योंकि शरीर में एकदम टाइटनेस बनी, यहाँ क्या बढ़ा है? यहाँ वायु का शीत गुण बढ़ा है, तो यहाँ स्वेदन करके जो ये परमाणु है कफ का, उसको तोड़ना है हमें। उसके बाद कुछ उष्ण प्रकृति के तेल दे करके, क्योंकि तिल का तेल जो होता है वो कफ को भी समन करेगा, वात को भी समन करेगा। ध्यान देना, शरीर में जब भी कभी कुछ अनवांटेड कुछ भी क्रियाएं होंगे, होने के बाद धीरे 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 शरीर में वायु बढ़ जाता है, तो वायु बढ़ने के बाद फिर दूसरे स्टेज में शरीर पहुंच जाएगा। वहां जाने से पहले ही हमें उस कफ के परमाणुओं को तोड़ना है। वायु बढ़ जाने के बाद तोड़ने से फिर कोई फायदा नहीं होगा। तीन उंगली को एक साथ बरोबर खींचना है, नीचे जाना है। हाँ जी, कुछ पूछना है? हाँ, एक साथ नीचे जाना है और चेक क्या करना है? ये एक साथ तीन उंगली को नीचे जाना है। जन्म प्रकृति जब आप जाओगे तो ये नाड़ी आपको समझ में आ जाएगा, एकदम तार जैसा होगा, कठोर होगा वो नाड़ी। नाड़ी क्या होगा? कठोर नाड़ी होगा, वायु वाला जो जैसे हमने बताया था, खुरदरा टाइप का कठोर सा नाड़ी होगा। नाड़ी लगाते ही ऐसा महसूस होगा कि मैं तार के ऊपर उंगली रख रहा हूं, अथवा क्या बताऊं मैं, कुछ सूखा हुआ किसी चीज के ऊपर मैं उंगली रख रहा हूं। नाड़ी ऐसा लगेगा आपको, बट वो उछल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, दुखी होकर के उछल रहा है ऊपर। समझ लो शीत प्रकोप है ये शरीर में। ठीक है।
एक व्याधि है अववाहुक बोलते हैं। अववाहुक क्या है? अर्थराइटिस से शोल्डर पेन होना, हमारे शोल्डर में जकड़न होना। ये तो आप लोगों के पास तो बहुत आएंगे। ये गुरुजी फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, कितने सारे आपके पास फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आते होंगे। फ्रोजन शोल्डर में हम क्या करेंगे? नाड़ी को 3 उंगली रख लो। अब हमें यहाँ पर धातु लेवल तक पहुंचना है। अभी हमने सर्वांग शीत प्रकोप और इससे उधर अम्ल पित्त आदि जो बातें हमने कहा था वो सभी हमें सब दोषा में जाकर के देखना है। लेकिन अब यहां से उधर जितने भी बताऊंगा ये सभी हमें कहाँ देखना है? धातु में जाकर के, धातु लेवल में। अववाहुक फ्रोजन शोल्डर में हमें क्या करना है? सीधे आप ऊपर से जाओ जन्म प्रकृति तक। जाते हुए जैसे ही जन्म प्रकृति तक जाओगे उसके बाद अस्थि धातु वाले पॉइंट में एकदम ध्यान से देखो, नोट करिए। अस्थि धातु कहां पर है? अस्थि धातु जन्म प्रकृति के ऊपर। सर शशिकांत जी बताइए, अस्थि धातु कहाँ दिखता है? गुरुजी वात वाले में, हाँ, में। तो वो जगह में जरा आप ध्यान से देखोगे, अस्थि धातु वाले उस पॉइंट में वहां जाकर के जरा आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर जो स्पाइक हो रही है एकदम यहाँ पर भी भ्रमर जैसा कुछ महसूस होगा, है ना। और एकदम ऐसा लगता है कि वो जो नाड़ी है ना दोनों साइड से बंधा हुआ है, मतलब एकदम टाइट जैसा, क्या बताऊं, है ना। स्टेपनेस टाइप का वो जो नाड़ी होगा वो स्पाइक होगा। ऐसा लगता है कि चारों ओर से बंधा हुआ है वो नाड़ी, थोड़ा उसी तरह से स्पाइक होगा। जैसे इस टाइप का कि एक बॉल है, फुटबॉल है या वॉलीबॉल है, और उसमें से हवा को हमने आधा से ज्यादा हवा निकाल के बाहर फेंक दिया। अब उसमें हवा बहुत कम है, उसके बाद उसको आप जमीन में जाकर के फेंको। वो उछलने का प्रयास करता है लेकिन हवा तो है ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये नाड़ी कैसा दिखेगा? हवा है नहीं उस बॉल में, थोड़ा सा हवा है, इसीलिए जरा सा उछलेगा लेकिन कुछ आवाज भी उसका वैसा होगा, मोटा मोटा टाइप का, और उस टाइप का होगा। मेरे अभी मुंह से ना शब्द नहीं निकल पा रहा है उसको समझाने के लिए, लेकिन आपको समझ में आया होगा। एकदम बधा हुआ ना, टाइट टाइप का, एकदम स्पाइक जो है दुखी होकर के उसके रिदम भी उस हिसाब से, बल जो है मोटा मोटा बल आपके उंगली में लगेगा। कुछ दिन तक आप प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। फ्रोजन शोल्डर में इस तरह का स्पाइक दिखेगा, बट दिखेगा अस्थि धातु के पॉइंट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे उरुस्तंभ, यानी जिसे हम पक्षाघात बोलते हैं। एक प्रकार का पैरालिसिस टाइप का है, माइल्ड पैरालिसिस। कहां दिखेगा? पक्षाघात में। हमें क्या करना है कि पेशेंट के दोनों हाथ में, किसी भी हाथ में, यानी दोनों हाथ में, है ना, जहां पर पैरालिसिस का अटैक जिस पॉइंट में, जिस साइड में ज्यादा है, उस हैंड में ये चीज हमें दिखेगा। अगर लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है, पैरालिसिस का पॉइंट लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंड में दिखेगा। पैरालिसिस का पॉइंट राइट साइड में है तो राइट हैंड में दिखेगा। अब यहाँ पर वैसे सिद्धांत तो ये होता है कि ब्रेन में अगर ये पैरालिसिस का अटैक है ना, ब्रेन पैरालिसिस है, ब्रेन में अगर इसका है तो लेफ्ट साइड में, अगर ब्रेन के लेफ्ट साइड में अगर पैरालिसिस का पॉइंट है तो राइट हैंड में आपको दिखेगा, और ब्रेन के राइट साइड में अगर ये पॉइंट्स है तो लेफ्ट साइड में हाथ में दिखेगा। आपने ये देखना है। मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर बस मुझे सिद्धांत पता है, लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं किया है अभी, है ना। आपको पता है कि पुराना वैद्य और नया पंडित ये मान्य होते। अभी तो मेरा उम्र 40 साल है, हालांकि 40 साल भी कम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जब मैं 70-80 साल का होऊंगा तब मैं आपको कहूंगा हाँ बेटा ऐसा होता है, वक्त की बात है। लेकिन अभी मैं इतना ही कह पाऊंगा कि यहाँ इस तरह से आप लोग भी प्रयास करें और देखें। तो उरुस्तंभ में हम क्या करेंगे? दोनों हाथ में कहीं पर भी जहां पर उसका मतलब पैरालिसिस का अटैक है, पक्षाघात का, मज्जा धातु में जाना है।
मज्जा धातु में जाना है, वहां पर आपको कभी तो तेज और कभी मंद, उसकी जो बल है, हम यहां सिर्फ बल को देख रहे हैं, वो बल कभी कफ वाला और कभी पित्त वाला दिखेगा, कभी कफ वाला और कभी पित्त वाला। कहां दिखेगा? मज्जा धातु में दिखेगा। मज्जा धातु वाले भाग में जाइए। आशा कुमारी जी, समझ में आया आपको? बस इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, हमने बस धातु लेवल में जाना है। प्रोलैप्स यूट्रस, यूट्रस के बारे में भी अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने कभी इसको चेक नहीं किया, लेकिन एक पेशेंट है इस तरह के, उसको मैं दवाई दे रहा हूं, मैंने उनको कहा है कि आप मेरे पास आओ, है ना। यूट्रस जो है वो खिसक जाना अपने स्थान से नीचे की ओर, तो क्या करना है, इसमें दोनों हाथ में कहीं पर भी धातुई लेवल में जाना है, और अनामिका के मध्य भाग में, जहां से हम आर्तव को देखते हैं, अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में मध्य भाग में, जहां से हम धातु से उसके स्त्री के आर्तव पुरुष के शुक्र देख रहे थे, वहां पर हमें धातु लेवल में एकदम नाजुक, कमजोर और धीमी धीमी गति से चलता हुआ, नाजुक है, बहुत नाजुक गति से चल रहा है, कमजोर चल रहा है और धीमी 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 होकर के चल रहा है। यहां उछाल नहीं है, जहां दाने जैसा उछाल दिखेगा वहां पर हम कहेंगे ये प्रोलैप्स नहीं है, यहां पर क्या है, पीसीओडी जैसा कुछ है, आपके रसोली जैसा कुछ है। इस स्पाइक को जरा ध्यान से देखिए, अगर वो जो स्पाइक है नाजुक है, कमजोर है, धीमी गति में है, लेकिन थोड़ा सा जो उछल रहा है उसमें कुछ दाने जैसा दिख रहा है आपको, तो वो है उसके जो है पीसीओडी टाइप का कुछ है, रसौली बोलेंगे हम उसको, हम बोलेंगे कि आपको आर्तव प्रॉब्लम है, यूट्रस में क्या कहते हैं आपके जो है कि आपके फाइब्रॉइड टाइप का कुछ चीजें हैं आपको। लेकिन अगर यहाँ बस ट्यूब में ब्लॉकेज वगैरह है, जैसे किसी के बच्चे वगैरह नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर वो जो स्पाइक है वहां पर एकदम नीचे जाओगे आप, धातु लेवल में जाओगे, जन्म प्रकृति के आसपास में, है ना, तो आपको बीचों बीच स्पाइक दिखेगा, एकदम नाजुक, कमजोर, धीमी गति में दिखेगा, लेकिन उसका उछाल जो है बिल्कुल भी वहां आपको कोई महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर पीसीओडी होगा, अगर वहां पर कोई सटीक चिकित्सा है क्या? अरे चिकित्सा के ऊपर हम बात करेंगे ना फिर, ट्यूब ब्लॉक के लिए। हाँ जी है, मैं आप मुझे बाद में फोन कर लेना आप मुझे, ठीक है। ये प्रोलैप्स समझ में आया? गुरुजी ये बताते सब लोग जान जाते ना। कोई बात नहीं भैया, अभी तो हम नाड़ी सीख रहे हैं ना, या नाड़ी को मैं रोक करके बताऊं आपको? नहीं सर, हाँ फिर जनरल में बता। अभी हमारे देखो, अभी हमने बहुत जल्द हम प्रैक्टिकल आयुर्वेदा के क्लास लेके आ रहे हैं, वहां हम करेंगे ना सारी बातें। जी। जो सब्जेक्ट जिस चीज के लिए अभी हम कर रहे हैं उसके ऊपर हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, है ना जी। अभी हम बस इतना समझ ले कि उसको हमने कैसे डायग्नोस करना है नाड़ी से। जब हमारे प्रैक्टिकल आयुर्वेदा की बात होगी तो वहां पर खुल के आप पूछिए ना, अगर यूट्रस में प्रोलैप हो रहा है तो उसमें क्या करें, अगर फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड सिस्ट है, उसके इस तरह के कुछ भी है, बच्चेदानी बंदा हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, गर्भ में बच्चा ठहरता नहीं है, क्या कुछ करे, वहां हम बढ़िया सा जम के बात करेंगे। आशा जी कुछ जानते होंगे, वो भी चेतन जी कुछ जानते होंगे, हम सारे लोग तो जानते हैं ना। एक तो हमारे एक्सपर्ट जो है वो पढ़ाएंगे, बीच में हम भी फिर उसके संदर्भ में बोलेंगे, है ना। तो अभी हम सिर्फ नाड़ी को देख रहे हैं, अब हम बात करेंगे हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड को नोट करिए जरा, कैसे हम हाइपरथायराइड को समझेंगे। यहाँ पर भी वही हमें धातु लेवल में जाना है, बट अभी यहाँ हमें रक्त धातु की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है, रक्त धातु में अपना ध्यान केंद्रित करना है। रक्त धातु जो है, उस रक्त धातु के स्थान में एकदम पित्त वाला स्पाइक होगा, उछलता, बड़ी तेजी से उछलता हुआ स्पाइक दिखेगा, लेकिन उस उछाल में कुछ परिवर्तन होगा। रक्त धातु के स्थान में
पित्त जैसा स्पाइक होगा, लेकिन वह जो स्पाइक है एकदम वक्रता वाला होगा। रक्त धातु ये है ना, यहां पर वक्र वाला मतलब वक्र मतलब ये तिरछा, कुछ ऐसा तिरछा होकर के ये जो भाग है ऊपर दिखेगा लगता हुआ। और ये जो है कभी कभी इसमें क्या होता है कि रक्त धातु में वक्रता पूर्ण उंगली से बाहर की ओर निकलता हुआ, उंगली से एकदम बाहर की ओर निकलता हुआ, उंगली से बाहर की ओर रक्त धातु के पॉइंट में उस स्थान में पित्त के जैसा स्पाइक होगा। वक्र यानी कुछ कुछ तिरछा जैसा स्पाइक होगा, लेकिन जो उसकी अंतिम छोर है उस स्पाइक का वो ऐसा लगेगा कि मेरे इस रिंग फिंगर के इस डिस्टल कर्वेचर से बाहर की ओर उछाल मार रहा है। ठीक है, उछाल मार रहा है और साथ में चूंकि पित्त है तो एकदम अचानक नाड़ी तेज होकर के अचानक मध्य गति में आ जाता है। भाई ये जो चीजें हैं, फिर से बता रहा हूं क्या क्या इसका पॉइंट्स है। हाइपरथायराइड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, पित्त वाले। हाइपरथायराइड में क्या क्या होता है, हाइपरथायराइड में क्या क्या होता है, जो पित्तानुगामी जो रक्त धातु है, रक्त धातु का स्थान ही पित्त का है, तो वहां पर पित्त जो है इतना तेज हो जाता है कि रक्त धातु के कुछ परमाणुओं को उत्तेजित करना शुरू करता है। तो वही चीज पित्त का गुण आपको नाड़ी में क्या क्या देखना है, एक तो वक्रता देखना है हमें, यहाँ पर तिरछा जाएगा, रक्त धातु में दिखेगा, धातु लेवल में, उंगली से बाहर आगे की ओर उछलता हुआ महसूस होगा, अचानक तेजी से बढ़ता हुआ, अचानक मध्य गति में आ जाएगा। तेजी स्पाइक होते हुए, तेजी का मतलब क्या है, बल, बल बल की हम बात कर रहे हैं, गति की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वायु गति के लिए जाना जाता है और पित्त जो है वो बल के लिए जाना जाता है। अचानक तेजी से चलता हुआ अचानक मंद वेग में आ जाता है या मंद बल में आ जाता है। तो समझ लीजिए कि यह हाइपरथायराइड है। हाइपरथायराइड अगर पेशेंट होगा तो उसके आंख के रेटिना में भी कुछ, हाइपरथायराइड के आंख को देखना दूसरों से अलग होता है। उसके आंख के निचले भाग में थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप का होगा आंख के निचले भाग में, और वहां पर कुछ सफेद सफेद जाले जैसा आंखों के बीचों बीच आपको दिखेगा हाइपोथायराइड वाले में। अभी तक तो ध्यान नहीं दिए होंगे, बट अभी आप देख करके देख लेना। अब हम जरा नहीं गुरुजी, होता है मेरे पास हाँ जी, मेरे पास एक केस आया था सर, मेरे पास एक केस आया था। हाँ तो उसके रेटिना में प्रॉब्लम था। हाँ हाँ, रेटिना में सूरज प्रॉब्लम का रोशनी, लाइट, हाँ तो सूरज का रोशनी, लाइट और टीवी का लाइट, ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ, तो यही है ना कि उसके एक तो आंख के निचले जो है ना, जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, आंख के निचला हिस्सा जो है, आईलिड, पलके, पलके, ऊपर वाला पलक हुआ ना, नीचे वाला को पता पलक नहीं के भी क्या निचला कहते हैं। भाग है जहां पर, हाँ, तो वहां थोड़ा स्वेलिंग जैसा, विशेष करके आंख के बीचों बीच जो रेटिना है ना, वहां पर सफेद लाइन जैसा बनता है रेटिना में, हाइपरथायराइड। चलिए जरा आम बात और संधि बात को नोट करिए। आम बात और संधि बात हम यहाँ पर तर्जनी उंगली के नीचे धातु लेवल में अस्थि और मज्जा धातु, इन दोनों में देखेंगे। ठीक है, अस्थि और मज्जा धातु में यहां पर आपको आम बात अर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखेगा, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। तो कैसा नाड़ी दिखेगा, उस स्थान में, चाहे वो अस्थि या मज्जा धातु वाले स्थान में, पतला तार जैसा भारी सा स्पाइक करने वाला, अचानक सर्प गति दिखाकर
अचानक गायब हो जाने वाला, बड़ा रोमांटिक टाइप का ये स्पाइक दिखेगा आपको। दिखेगा तो सर्प गति के समान। सर्प गति कैसा दिखता है आप लोगों के साथ में बहुत दिन से मैं बता रहा हूं। उस अस्थि और मज्जा धातु के पॉइंट में सर्प गति के समान अचानक दिख करके गायब हो जाएगा। जब गायब होगा तो उस वक्त एकदम पतला तार के समान होते हुए बाद में भारी होकर के निकलेगा। अगर अस्थि धातु में इस तरह से दिखेगा तो यह संधिवात है। अस्थि धातु में दिखेगा तो संधिवात है। संधिवात जो है यहां पर हम क्या समझेंगे, ऑटो इम्यून डिसफंक्शन इसका मुख्य कारण है। ऑटो इम्यून डिसफंक्शन, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम। तो यह अस्थि धातु में दिखे तो संधिवात है। अगर अस्थि और मज्जा दोनों में दिखे तो यह आम बात है। आम बात का मतलब मज्जा धातु में आम की अधिकता, मज्जा धातु के जो अग्नि है उसकी कमी, आम संचित हो गया मज्जा धातु में, ऐसा समझेंगे। तो जहां अकेले अस्थि धातु में दिखे वह संधिवात, जहां अस्थि और मज्जा दोनों में दिखे वह आम बात। समझ में आया इसको? यह भी कोई बड़ी समस्या ही नहीं है, बस याद करने वाली बात है। रोज अभ्यास करते रहेंगे तो यह जरूर समझ में आएगा। अब हम एक देखेंगे गर्भपात। कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और उसका गर्भपात होगा या नहीं होगा। गर्भपात कैसे, यह भी धातु लेवल में देखना है। प्रेगनेंसी कैसे पता चलता है? फिर आशा जी वही सवाल करते हो। मैं अभी आपको बाद में सिखाऊंगा रिकॉर्ड को बंद करके, रिकॉर्ड बंद करके सिखाऊंगा ना, नहीं तो भाई हमें भी तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना जी। देखो चलिए गर्भपात को देखते हैं जरा। 2 महीने में बच्चा खराब हो गया, 3 महीने में खराब हो गया, 5 महीने में खराब हो गया, बहुत सारी बातें होती है ना। तो बच्चा खराब होने वाला है या नहीं, या अभी जो पेशेंट लेडीज आई है वो बच्चा खराब हुआ है या नहीं, गर्भपात हुआ है कि नहीं। तो कैसे देखे, मध्यमा उंगली के नीचे धातु लेवल में, मध्यमा उंगली के नीचे बीचों बीच यानी आर्तव वाले स्थान में आपको पित्त वाले उच्च स्पाइक दिखेगा। रिंग फिंगर में जब हमने देखा तो वहां पर हमें कुछ और दिखा है ना, उसके जैसे कि कुछ उसके क्या दिखा था वहां पर, रिंग फिंगर के धातु लेवल में एकदम पीन जैसा कुछ इस तरह के घूमता है। तो ये हमने कहा था कि ये रसोली टाइप का कुछ है, बच्चेदानी एकदम ब्लॉक हो रखा है, ऐसा कुछ हमने देखा है ना। वहां पर पीन जैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन वहां पर कुछ स्पाइक बीचों बीच एकदम मंदगामी होकर के दिख रहा है। तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने प्रोलैप्स बोला था, यूट्रस प्रोलैप्स बोला था। लेकिन अब उसी जगह में एकदम पित्त के समान तेजी से स्पाइक आपको दिखता है, तो ये क्या है, गर्भपात है। पित्त के समान एकदम तीर के समान वहां आपके उंगली में लगेगा। इसको भी समझना कोई बड़ी बात ही नहीं है, बस दिमाग में ये सूत्र रखना है। अगर पीन के समान लगे रिंग फिंगर में तो ये प्रोलैप्स है। क्या कहते उसमें पीन के समान लगे नीचे धातु लेवल में, रिंग फिंगर में नीचे मंदगामी होकर के जा रहा है, लेकिन कुछ दाने जैसा उंगली के बीचों बीच लग रहा है, तो ये बच्चेदानी ब्लॉक हो गया या पीसीओडी टाइप का कुछ हो रहा है, रसोली हो रहा है, ये समझेंगे है ना। और इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन टाइप का भी कुछ हम वहां पर कह सकते हैं। अगर वहां पर पिन जैसा नहीं है तो इसको हमने प्रोलैप्स बोला। मिडिल फिंगर में उसी बीचों बीच यानी कि आर्त वाले स्थान में अगर यहाँ पित्त के समान उछाल दिखता है तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, गर्भपात बोलेंगे। अब एक आता है लिकोरिया। लिकोरिया भी हम उसी जगह में अनामिका के नीचे, अनामिका उंगली के नीचे। अब देखो अनामिका उंगली से हम कितने सारी चीजें देख रहे हैं, इसको मिक्स नहीं करना है, 3 को अलग अलग में बार बार मैं बता रहा हूं। पीन जैसा उंगली के नीचे दिखे, बार बार दबाने पर भी वो गायब ना हो, तो ये हमने बताया पीसीओडी या उसके यूरिन में इन्फेक्शन या ऐसा कुछ चीजें है ना। अगर पीन जैसा नहीं दिखता तो प्रोलैप्स बोला।
अब यहां पर और चीज लिखिए जरा, उसी अनामिका उंगली के नीचे धातु लेवल में धीमी गति से चलने वाला मगर लहराती हुई नाड़ी जो दिखेगा, अब यहां उनसे अलग लहराती हुई नाड़ी दिखेगा। जैसा कि आग का फ्लो होता है, जैसा आग का फ्लो है, जैसा मोमबत्ती के जो आग है उसकी जो फ्लो है जिस तरह से हिलता है, उसमें हलचल करता है, कभी तो स्थिर है और कभी थोड़ा थोड़ा करके हलचल सा जो करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसका मतलब है लिकोरिया है। लिकोरिया भी अच्छी तरह समझ में आएगा। वैभव जी आया समझ में? इसको आप लोग ना अच्छी तरह से ना इसको बढ़िया सा प्रैक्टिस करिए, सिद्धांत को दिमाग में रट्टा मारिए, उसके बाद हमेशा इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करिए। लिकोरिया, गुरुजी लिकोरिया मतलब क्या? हे भगवान। आशा कुमारी जी बताइए लिकोरिया। वैभव जी बताइए। सर जो महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसे लिकोरिया बोलते हैं। ओके ओके। ठीक है चेतन जी, कोई बात नहीं। हाँ, लिकोरिया का मतलब वही है। हम प्रदर भी बोल सकते हैं ना आयुर्वेद के हिसाब से, श्वेत प्रदर। लिकोरिया हो गया। अब हम जरा माइग्रेन को समझते हैं, सूर्यावर्त। माइग्रेन, माइग्रेन कैसे होता है, माइग्रेन का दर्द क्यों होता है? रक्त धातु में जो रक्तवाहिनी जो नाड़ियां है, जो ब्रेन के मस्तिष्क ब्रेन तक जाता है, वहां पर अचानक पित्त के उस, क्योंकि रक्त में ही पित्त का निवास है, पित्त कहाँ रहता है? रक्त में रहता है। पित्त बढ़ता है सूर्य के किरणों को लेकर के, जैसे जैसे सूर्य किरण, क्योंकि सूर्य जो है पित्त कारक है, चंद्रमा कफ कारक है, तो उस जैसे ही रक्त धातु में पित्त का ऊष्मा बढ़ेगा तो रक्त का जो साइज है वो भी बढ़ेगा, तेजी के साथ साइज बढ़ेगा, फूलता हुआ रक्त जाएगा। जब वो बढ़ेगा तो जो रक्त वाहिनी है उसकी जो विस्तार है वो भी बढ़ेगा, मतलब उसकी फुलावट थोड़ा सा होना शुरू हो जाएगा। जब वो होगा तो उन नसों में तनाव होगा। क्या होगा नसों में? एक तरह से फुलावट होगा और तनाव होगा। वही तनाव के वजह से इसके रोगी के ब्रेन में दर्द होता है। अब समझ में आया इसका इलाज आपको? यहां पर लोग सुबह सुबह कमल गट्टा, नोट करिए जरा, कमल गट्टा के, क्योंकि ये मैं आपको नोट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल है ये। कमल गट्टा जो है उसको पानी में भिगोइए और उसमें थोड़ा सा सफेद चंदन का पाउडर भी उसमें मिक्स, उसके पेस्ट बनाइए और सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही उसके मस्तिष्क कनपट्टी के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट को लगा दीजिए। उसको पीस के, कमलगट्टा के छिलका को उतारना है, पीसना है, उसमें सफेद चंदन का पाउडर मिलाना है और वो पेस्ट को लगा देना है। ये क्या करेगा? सूर्य की किरणों को अंदर जाने नहीं देगा और रक्त में जो पित्त का जो ऊष्मा वाला जो गुण है उसको वो बढ़ने नहीं देगा, तो विस्तार नहीं होगा रक्तवाहिनी नाड़ियों में। तो विस्तार उस लेवल में न होने से फिर दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हमें किस तरह से देखना है? मज्जा धातु में, धातु लेवल में जाना है। लिखिए जरा, माइग्रेन को कहां से देखेंगे हम? इसको भी चूंकि ये पित्त ही है तो हमें मज्जा धातु में एक मजबूत चंचल कूदता हुआ पित्त स्पाइक, ध्यान देना, एकदम मजबूती के साथ कूदता हुआ चंचल। अब चंचल जो है वायु है, चंचलता किसका गुण है? वायु का है। कूदना भी वायु का गुण है, तो वायु के साथ मिक्स हुआ पित्त का स्पाइक उछलता हुआ आपको मज्जा धातु में दिखेगा माइग्रेन। यानी कि वात के ये दोनों गुण के साथ पित्त स्पाइक आपके मज्जा धातु में होगा। हो गया इसका मज्जा धातु समझ में आ गया, माइग्रेन। अब हम जरा बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस
ये भी लेडीज के ही ये प्रॉब्लम है ना, एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या है, वैभव जी कुछ बता सकते हैं? एंडोमेट्रियोसिस किस तरह से बनता है? सर जो गर्भाशय रहता है यूटेरस, हाँ, उसकी जो इनर लेयर रहती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, और जब उसका साइज बढ़ जाता है तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते तो हैं। इसको हम बेसिकली रक्त गुल्म कह करके जानते हैं। एंडोमेट्रियोसिस को लिखिए रक्त गुल्म। तो कैसे बनता है ये रक्त गुल्म? जब रस धातु बनने के बाद एंडोमेट्रियोसिस, मुझे ना इंग्लिश का बड़ा समस्या है क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियोसिस, यही बोलते हैं ना जी? क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियोसिस। कैसे बनता है ये? रक्त गुल्म ही कहेंगे हम संस्कृत में, तो फिर मजा आएगा। रक्त गुल्म कैसे बनता है? रक्त गुल्म हमारे शरीर के हर एक धातुओं में, हर एक अर्गन में चेतना शक्ति होती है, जो कि हमने बताए थे। जीभ में कौन सा कफ रहता है? बोधक कफ। हमने बताया था कि जो बोधक कफ है वो सभी धातुओं में उनकी क्रियाओं को चेतना देने का काम करता है। जब रस से रक्त बन रहा होता है, वो उतना पदार्थ रस से रक्त बन रहा होता है। जैसे हमने बताया था ना, रस धातु पूर्ण बनने के बाद जितना रस धातु को रस चाहिए उतना रख करके वो आगे रक्त धातु बनने के लिए भेज देता है। वहां रक्त धातु का अग्नि होता है, वह अग्नि परिपूर्ण पाक करने के बाद रक्त का निर्माण होता है। लेकिन यहां अभी अग्नि के पास गया है और किसी कारण बस वो रस भी नहीं है और अभी रक्त भी पूरा बना नहीं है। वह रस भी नहीं है, अभी रस नहीं है, वो अंदर पिसा जा रहा है, उसको पकाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पूर्ण रक्त बनने की प्रोसेस में जा रहा था, उतने में ही कोई दिक्कत हो गया। दिक्कत होने के बाद उदान वायु की प्रवृत्ति है कि चीजों को बैक खींचता है, अपान वायु का प्रवृत्ति है चीजों को आगे की ओर खींचता है। तो उदान वायु ने क्या किया, उस अग्निकुंड के अंदर से, उस कड़ाई से उस रस के परमाणुओं को, जो अभी रक्त बन ही रहा था क्योंकि अब वो पूरा रस तो नहीं रहा, इसीलिए ग्रंथकार उसको रस गुल्म तो नहीं कहेंगे, वो रक्त बन ही गया है, वो लगा लो। लेकिन पूर्णतया रक्त के परमाणु का भी निर्माण अभी हुआ नहीं है कि वो बैक हो जाएगा, पीछे की ओर आएगा, क्योंकि वो पूर्ण, अब वो न तो रस रहा न तो वो रक्त रहा। रक्त धातु कहेगा ये मेरा नहीं है, रस धातु कहेगा ये मेरा नहीं है। समझ में आया? उस बीच के स्थिति में जो पड़ा है, जो शरीर में पड़ा रहेगा, अब वो पड़ा ही रहेगा, क्योंकि अब वो न तो आगे जाने योग्य है न पीछे जाने योग्य है, वो बीच में पड़ा रहेगा। उसी को हम रक्त गुल्म कहेंगे। मतलब हर जो गुल्म का जो निर्माण होता है वो इसी प्रोसेस से होता है। हाँ, ये है कि रक्त बनने के क्रम में इसका निर्माण हुआ है, तो इसे हमने रक्त गुल्म कहा। ये हर चीज में होता है, लसिका में भी गुल्म होता है और हर जगह में होगा ये। तो ये रक्त गुल्म है। एंडोमेट्रियोसिस कैसे देखे इसको? नाड़ी में धातु लेवल में जाना है। अनामिका उंगली के नीचे आर्तव वाले स्थान में, अब यहां पर वो ये गहरी 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 लहराती हुई कफ की नाड़ी आपको दिखेगा। लेकिन यह दूसरे सभी से अलग क्या है, वहां थोड़ा सा उबार है, कुछ उसके गुरुत्वपन है, कुछ उछाल जरूर है उसमें, लेकिन यह कुछ गहरी है। यह जो स्पाइक है नीचे की ओर डूबता हुआ हमें दिखेगा, रिंग फिंगर के बीचों बीच दिखेगा और कुछ नीचे की ओर डूबता हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ऐसा लगता है कि जमीन के अंदर चीजें कुछ जा रहा है, अंदर अंदर गिर रहा है कोई चीज।
ठीक है जी। अभी हमने आपको अनामिका उंगली में बहुत सारी चीजें बताई। इसी तरह से मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली के संदर्भ में बहुत सारे व्याधि है। आज हम इतना ही तक रखेंगे क्योंकि 9:40 हो गया। अब आप लोगों का भी रोटी खाने का टाइम है, 7 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट हमारी जो क्लास है अभी 7 तारीख से जो शुरू होने वाला है, वहां पर मैं, क्योंकि इसको मैं ना, लोग 12 दिन में सिखाते, मैं 35 दिन से ज्यादा जा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता ज्यादा दिन तक भी निकले। अभी देखो 7 तारीख का मतलब क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि पीछे वाली कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा कम करके ये आगे वाली चीजों को मैं थोड़ा सा ज्यादा आगे में बढ़ाऊंगा, विस्तार करूंगा। तो आप लोग उस क्लास में आ जाना। आप लोग अगर चाहेंगे तो वहां पर हम कुछ अलग तरह से चीजों को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। अब ठीक है जी। तो समझ में आया, आज हमने आर्तव के संदर्भ में रिंग फिंगर के बिल्कुल समझने वाली बात है। अलग अलग जो चीजें हैं उसकी गति, उसके मूवमेंट में थोड़ी सी परिवर्तन होगा, उसे हमने समझना है। बस मोटा बुद्धि से ये चीजें नहीं समझ में आएगा, एकदम तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। रोज अगर आप लोग अभ्यास करेंगे तो निश्चित आप लोग ना बढ़िया, देखो मैं बताता हूँ, आप लोग ना ज्योतिष को पढ़ लो। ज्योतिष ऐसा चीज है कि आपको नाड़ी में बड़ा मस्त बनाता है, और नाड़ी आपको जहां कंफ्यूजन हो रहा है वहां ज्योतिष आपको बता देगा। अभी हमने शनि के संदर्भ में आज हमने पढ़ा है, जहां जहां देखो स्नायुओं से रिलेटेड शनि जो है स्नायुओं में अपना प्रभाव दिखाता है। तो आपके नाड़ी में कहीं स्नायु से संबंधित कोई व्याधि दिखता है तो आप उसमें शनि को देखो, कितने डिग्री में है, कितने नक्षत्र में है, कौन से नक्षत्र में है, कितने पावर में है। बड़ा आसान होगा चीजों को समझना। अभी कुछ दिन के बाद हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल आयुर्वेदा के ऊपर क्लास होना है। मैं आपको उसका रूपरेखा बता दूं। एक डॉक्टर, हमारे यहाँ 2 डॉक्टर जो एक्सपर्ट है वो आपके सामने आएंगे। एक जो है आपको पहले 6 दिन तक किसी एक व्याधि के ऊपर बात करेंगे। जैसे अभी आशा जी कह रहे थे ना कि वो एंडोमेट्रियोसिस या कुछ कह रहे थे, वो रसोली के लिए क्या, ऐसा नहीं ना। देखो व्याधि जो है ना, कोई ना कोई हेतु, कोई ना कारण के बगैर व्याधि बनता नहीं है। हमारे ग्रुप में लोग सवाल पूछते हैं, सर ये है क्या करे, तो ये आयुर्वेदिक विद्यार्थियों का लक्षण नहीं है। आप सच्चा आयुर्वेदिक विद्यार्थी तभी बनोगे जब आप हर एक रोगी का कारण, रोगों का कारण को समझने का प्रयास करेंगे। किस कारण से ये व्याधि हुआ है, किस तरह से बनते हुए, देखो अभी हमने आपको बताया रक्तगुल्म कैसे बन रहा है, वो उस तरह से बनने के लिए कौन सा हेतु उसके लिए सहयोगी था, उसको जाने बगैर हम कैसे इलाज देंगे। तो उस हेतु को निकालना है कि कहां से ये हेतु हुआ, स्रोतोगामी क्या है, उसके गामित तो क्या है, किस वजह से हो रहा है। पहले वो होने के तरीका को हमें समझना है। इस तरह से जैसे अभी मैंने आपको बताया रक्तगुल्म, उसके बाद वो किस तरह से बनता होगा उसको हम समझेंगे, आहार से या विहार से। तो अभी जो हमारा जो क्लास है उसमें क्या होगा, पहले दिन हम उस व्याधि के बारे में साधारण जानकारी हम लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम गठिया से संबंधित जो संदर्भ है उसको 7 दिन तक हम उसको पढ़ेंगे। पहले 6 दिन तक गठिया किस वजह से होता है, उसका हेतु क्या है, किस तरह से हमें रोगी को पूछना है, क्या क्या कारण होते हैं उसे नोट करना। फिर गठिया के रोगी आए तो वही चीजें आपने सवाल करना है। हालांकि मैं वेबसाइट में भी उसको डालने वाला हूँ। गठिया के रोगी आया, वेबसाइट में जाओ, वो जो भी सवाल पूछा है उसको पूछो, नोट कर लो। उसके बाद दूसरा है उसके संप्राप्ति, उसको भी वहां लिखा हुआ है, उसको पूछो। उसके बाद इलाज। ठीक है, पहले दिन होगा हेतु संप्राप्ति, दूसरे दिन करके रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है, गठिया से रिलेटेड उसने जो कुछ भी डायग्नोस किया होगा वो रिपोर्ट लेके आएगा। अब उस रिपोर्ट को, वो तो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट बना है, उसको हमने आयुर्वेद में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर लास्ट में किसी एक दिन, मतलब 7वां दिन जो है, एक एक्सपर्ट महाराष्ट्र के है, बहुत ही लाजवाब नॉलेज है उनको मैंने कहा रोज आइए, बट वो रोज नहीं आ सकते। तो मैंने कहा कि आप भी हमारे विद्यार्थियों को
एक दिन जरूर देना है। तो वो एक दिन, और वो क्या करें 7 दिन तक वो एक दिन की तैयारी करेंगे वो, कि आपको किस तरह से तक। मैंने कहा है कि भाई हमारे यहाँ पर सभी बीएमएस के स्टूडेंट नहीं है, कुछ तो ऐसे भी है जिनको आयुर्वेद का अभी नहीं मालूम। तो आपने अपने लेवल थोड़ा इस तरह से रखना है कि सभी के समझ में आ जाए। तो वो आपके सामने फिर सारांश के रूप में कैसे चिकित्सा करना है, सावधानी कहाँ कहाँ बरतनी है, कौन से दवाई नहीं देना चाहिए, कौन से व्याधि में कौन से दवाई देना चाहिए, कौन सा दवाई जल्दी काम करता है, कहाँ सावधानी कहाँ असावधानी, ये सारी चीजें आपको वो बताएंगे। ठीक है जी। तो आयुष योगी के संपर्क में रहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अपना प्रैक्टिस को बढ़ाते रहिए और इसी तरह से आयुर्वेदिक नॉलेज और इस ज्ञान को आप एकत्रित करिए, पढ़ते रहेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप जितने ही बड़े आयुर्वेदज्ञ हो, लेकिन रोज आपने पढ़ना है कम से कम 1 या 2 घंटे तक। चाहे आप हमारी इस आयुष योगी में आकर के पढ़ो, चाहे आप खुद से स्टडी करो, लेकिन रोज एक नियम बनाइए कि मैंने 1 घंटे जो है आयुर्वेद को पढ़ना है। ठीक है शशिकांत जी, ठीक है जी, आशा जी ठीक है, रोज एक, वैभव जी रोज 1 घंटे हमने लगाना है। ठीक है चलिए, कुछ पूछना है आप लोगों ने? चेतन जी कुछ पूछना है आपने? नहीं गुरुजी, चेतन आप जी बोलते हो वैसे। 7 तारीख वाले क्लास में आप आइए। हाँ आप बहुत अच्छा, आप ना सवाल पूछते हो, मुझे अच्छा लगता है। वहां भी आइए और सवाल पूछिए। ठीक 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 उस क्लास में ठीक। मैं आपको उसमें एंट्री दूंगा, आप आ जाइए। बाकी जिन्होंने आना है वो उस क्लास में आ जाइए। ओके, आपके पास 600 रुपया है तो चाहे अगर आप शेयर एंड अर्न करोगे तो फ्री में आ गए, नहीं तो नहीं कर सकते, 600 रुपया देना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ के लिए 600 रुपया। गुरुजी चरक संहिता कभी होने वाला है? चरक संहिता उसी की तो मैं अभी बात कर रहा हूँ इतनी देर से। चरक संहिता ही तो है वो। चरक संहिता को थोड़ा सा हमने अलग तरीका से आपके सामने अब हम पेश करेंगे, इंटरेस्टिंग तरीका से। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि वहां मैंने चरक का क्लास तो मैंने रखा, लेकिन वो देखो 10 विद्यार्थी तो आ रहे, क्या मजा होगा। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि विद्यार्थियों का उसके प्रति विश्वास भी बने, इंटरेस्ट भी बढ़े, है ना। आएंगे आएंगे, वो शेयर एंड अर्न का वो करते आ जाएंगे सब। हाँ तो आप लोगों के लिए मैंने व्यवस्था बना कर दिया हुआ है। तो आप लोग शेयर एंड अर्न करते हो तो वहां से कुछ स्टूडेंट हमारे पास, नए स्टूडेंट आते हैं। उससे हमारे जो डॉक्टर है उनको देने वाली पैसा हमारा जुगाड़ बन जाता है ना। क्या करे चेतन जी, आपसे हम है और हमसे आप है, मुझे ऐसा लगता है। मिल करके करेंगे ना, आयुर्वेद सीखते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा 600 रुपया 700 रुपया कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। हमने तो पता नहीं हजारों रुपए पैसे दे करके सारी चीजें सीखा हुआ है। ठीक है जी शशिकांत जी, चलिए ठीक है जी, नमस्कार जी। हाँ शुभ रात्रि, फिर कल मिलेंगे सही टाइम। नमस्कार।